Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sarvasim with another lecture. Today's topic of discussion is past paper May June 2023. This is physics paper P1 variant 1. अच्छा, हम इस पेपर को ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। मैंने उस वीडियो में इसकी फ़र्स्ट 10 एमसीक्यूज़ जो थी वो सॉल्व की थी और मैंने आपको इसकी टिप्स और ट्रिक्स भी बताई थी। अब इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी जो बाकी तमाम क्वेश्चंस हैं 12 टिल 40 तक वो सारे मैं इंशाल्लाह ताला सॉल्व कर दूंगा। ओके, इसको ये पेपर वन जो होता है ये 40 मार्क्स 40 एमसीक्यूज़ होते हैं इस पेपर वन में, ठीक है। और 40 मार्क्स का ही होता है पेपर और आई थिंक 1 आवर्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इस पेपर की वेटेज जो होती है 30% होती है P1 की, P2 की 50% होती है और P4 की जो होती है वो 20% वेटेज होती है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सही होने चाहिए, ताकि ये कि आपका ए स्टार जो है काफ़ी बेस्ड करता है इस पेपर के ऊपर। और अब आप लोगों में से अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो जो है आपके पास उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज़ क्या हुआ, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा। हाँ, 12 इज़ द डायग्राम शोज अ बर्निंग कैंडल विच एनर्जी स्टोर इज़ एसोसिएटेड विद द बर्निंग कैंडल। हमें जस्ट ये बताना है कि बर्निंग कैंडल जो है इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। तो जाहिर से कैंडल जो होती है वो वैक्स से बनी होती है, वैक्स जो है केमिकल होता है। इट मीन्स केमिकल इज़ आंसर। कुछ आंसर्स कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो पेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसको बड़े आराम से आप इजीली कर सकते हैं और वो मेरे ख्याल में हार्डली 5 सेकेंड ही लेते होंगे आंसर देने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज एन अफ्रीकन एलिफेंट हैज़ अ मास ऑफ 6000 किलोग्राम। ओके, मास ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट गिवन है एंड ईच ऑफ इट्स 4 फीट हैज़ एन एरिया ऑफ दिस। और 1 फुट का एरिया उसको दे दिया गया है कि 0.20 मीटर स्क्वायर है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज गिवन, द वैल्यू ऑफ जी इज गिवन है। व्हाट इज द एवरेज प्रेशर ड्यू टू द एलिफेंट व्हेन इट इज स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन ऑल 4 फीट ऑफ लेवल ग्राउंड। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो एलिफेंट किसी भी लेवल ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है तो बताइए टोटल वो कितना प्रेशर लगा रहा होगा। जब वो खड़ा होगा ज़मीन पे तो चारों फीट उसके कांटेक्ट में होंगे, लिहाजा चारों उसके जो फीट होंगे उसके ऊपर प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। तो हमने टोटल प्रेशर निकाल देते थे कि हमें प्रेशर का फॉर्मूला फ़ौरन दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है भाई वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। ना फोर्स जो है वो बेसिकली एलिफेंट जो है अपने वेट के मुताबिक लगा रहा है, तो वेट जो होता है वो फोर्स उसके जनरेट कर रहा होगा और एरिया जो होगा उसके चारों पैर का जो एरिया उसके लिहाज से। तो हम उसके पूरे चारों फीट के एरिया निकाल लेते, तो एरिया के लिए हमारे पास जो आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू वो हम 0.20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो मेरे पास ए आ जाएगा आई थिंक 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वेट जो है वेट के लिए मैं यहाँ से इन्हें यूज़ कर लूँगा। जब इन्हें सॉल्व करूँगा तो W इजिकल्स टू एम जी लगा लूँगा। तो W इजिकल्स टू जब एम जी यूज़ करूँगा तो वो फोर्स हो जाएगी जो वेट की इक्वल होगी। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 9.8। सो मुझे नहीं मालूम, मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। चलें, जब हम कैलकुलेटर इसको यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैलकुलेटर। चलें स्प्लिट व्यू कर लेता हूँ। ओके, कैलकुलेटर, वेस कैलकुलेटर, दिस कैलकुलेटर, ठीक है। तो हमने कैलकुलेटर निकाल लिया है, तो कैलकुलेटर में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या करना है, 6000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करना है। सो 6000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आती है वैल्यू, वैल्यू इज़ 8, वैल्यू इज़ पी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यह वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 58800 डिवाइडेड बाय 0.08
जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम इसको डिवाइडेड बाय 0.08 कर लेते हैं, 0.08 करते हैं तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 73500। तो मेरे पास आ रहा है 73500 पास्कल प्रेशर है। लेट्स सी कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि नहीं है। तो हम अगर ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है 74 किलो पास्कल। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 74 के पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास आंसर आ गया है। ठीक है, यस, दिस आंसर। ओके, दिस इज डन। अरे भाई फुल स्क्रीन हो जाओ, हट जाओ। ठीक है, ठीक है जी, 74 के पास्कल मेरे पास आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज MCQ नंबर 14, विच रो डिस्क्राइब द शेप ऑफ एंड द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमें शेप एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बताना है। तो देखिए, लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो तो फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता। लिहाजा हम नॉट फिक्स्ड जो होता है शेप होता है और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो नॉट फिक्स्ड, आई थिंक दिस ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Number 15, which row shows how the forces and the distance between the particle in a solid generally compares with the forces and distance in the liquid। हमने बताना है कि पार्टिकल के सॉलिड और लिक्विड में फोर्सेस का जो रिलेशन है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन, पहला जो पार्ट यहाँ पर दे रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल इन द सॉलिड। देखिए सॉलिड के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, लिहाजा फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होती है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इन द सॉलिड और सॉलिड के डिस्टेंस पार्टिकल में वो कम होता है, तो बहुत स्मॉल गैप होता है। लिहाजा आई बी इज़ आंसर। इस क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग जो होती है आपके पास फोर्स होती है पार्टिकल की, और गैप जो होता है बहुत स्मॉल होता है। तो हमारे पास ये भी आंसर आ गया 15 का। नाउ 16 पे चलते हैं। एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट अबाउट लेटेंट हीट इज़ गिवन। देखिए, लेटेंट हीट की हमारे पास डेफिनीशन पूछ रहा है। तो डेफिनीशन जो होती है वो क्या होती है, हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हमने क्या करना है, सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, लेटेंट हीट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो मेरे पास यहाँ क्या आना चाहिए, एनर्जी आना चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड चेंज द स्टेट, है ना। यही होता है ना भाई, स्टेट को चेंज करने की लेटेंट हीट होती है। तो हम चेक कर लेते हैं एनर्जी और स्टेट का आ रहा है। ऑप्शन ए में एनर्जी और स्टेट आ रहा है। ठीक है जी, जस्ट डेफिनेशन थी, हम डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। क्या लिखना चाहिए अब, अ कोल्ड सॉलिड इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ हॉट सॉलिड। एक कोल्ड सॉलिड को हॉट सॉलिड के टॉप पे रख दिया गया है। थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट सॉलिड टू द कोल्ड सॉलिड। तो थर्मल एनर्जी जो है हॉट टू कोल्ड एनर्जी हमेशा हॉट टू कोल्ड ट्रांसफर होती है। व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, हमें एक्सप्लेनेशन बतानी है कि बेसिकली कौन सा आंसर बेस्ट होना चाहिए। आंसर ए, आ हॉट सॉलिड एक्सपैंड सो इट्स पार्टिकल विल मूव फर्दर अपार्ट। याद रखिए, सॉलिड एक्सपैंड तो होती है लेकिन उसके पार्टिकल मूव नहीं होते हैं, उसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं सिर्फ। तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, हाँ ये बात तो सही है, एनर्जी ट्रांसफर थी वन पार्टिकल टू अनदर, ये मुझे अभी तक सही लग रहा है। लेट्स सी आगे भी चेक कर लेते हैं। हीट ऑलवेज राइजेज, नहीं जी, हीट हमेशा राइज नहीं करती, सिंक भी कर सकती है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव रैंडम थ्रू द सॉलिड, सॉलिड में मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, सबसे मेन चीज़ होती है वाइब्रेट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है जी, आई थिंक इट इज़ डन। ओके, नाउ MCQ नंबर 18, अ हाउस इज़ टू बी थर्मली इंसुलेटेड टू रिड्यूस थर्मल एनर्जी लॉस एंड रिड्यूस फ्यूल कॉस्ट। अब देखिए, एक हाउस है उसको इंसुलेट किया गया है, किस लिए इंसुलेट किया गया, ताकि आपकी एनर्जी को रिड्यूस किया जा सके और थोड़ा जो वो खर्चा वर्चा हो रहा है उसको भी बचा सके। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखिए, रूफ़ को उसने क्या किया है, रूफ़ में उसने
आप उसने लॉफ्ट इंसुलेशन की गई है, इंसुलेशन कॉस्ट उसको $300 पड़ी है, और एनर्जी कॉस्ट सेविंग जो रही है $300 पर ईयर हो रही है। फिर इसी तरह बहुत सारे अमाउंट दिए गए हैं कि यहाँ पर कैविटी के लिए इसने ये किया है, फिर ड्राफ्ट के लिए उसने ये किया है, और उसने डबल ग्लेजिंग के लिए उसने ये अमाउंट और ये दिया है। अब कह रहा है विच टाइप ऑफ थर्मल इंसुलेशन पेज बैक द कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन इन द शॉर्टेस्ट टाइम। अब हमने ये बताना है कि भाई वो कौन सी जगह है जहाँ का पैसा उसे जल्दी वसूल हो जाएगा। भाई पैसे वसूल करने की बात चल रही है, तो सिंपल हमने ये देखना है कि भाई उसने टोटल कितना लगाया था और उसको पर ईयर कितनी सेविंग हो रही है। तो हमने देखेंगे कि ये सेविंग कितने सालों में उस इन्वेस्टमेंट की इक्वल आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसने जो किया हुआ है, पहले हम इसको कर देते हैं लूफ इंसुलेशन देख लेते हैं। तो $300 उसने लगाया है, और सेव भी उसको पर ईयर $300 हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं 300 को 300 डिवाइड करूँगा तो भाई एक साल में इसकी जो है पैसे वसूल हो जाएंगे। यहाँ चेक कर लेते हैं 700 को जब डिवाइड करते हैं 200 से, तो इसको यहाँ पर जो साल लगेंगे वो कितने साल लगेंगे भाई 3.5 ईयर्स को 3.5 साल लग जाएंगे पैसे वसूली के लिए। ओके 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो यहाँ पर भी आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग ईयर आ जाएगा, राइट। और अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 7000 को जब हम डिवाइड करेंगे 400 से, तो सबसे ज़्यादा टाइम ये ले जाएगा क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट टाइम जो है वो इसको क्या लॉफ्ट इंसुलेशन लगेगी, जो एक साल में सारा पैसा रिटर्न कर देगी। तो हम चेक कर लेते हैं भाई ABCD में से कहाँ पर ये ऑप्शन डी जो है लगा हुआ है लॉफ्ट इंसुलेशन, तो हमने इसको टिक कर दिया। सही जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा हमने किस तरह इसकी कैलकुलेशन की है। Now next part 19, the diagram shows two diverging rays of light from an object O being reflected from a plane mirror। एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, इसमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट से रे जाती है, रे जाने के बाद फिर बाउंस बैक हो रही है, जो भी रिफ्लेक्शन। उसने क्या पूछ रहा है कि एट विच पोजिशन द इमेज फॉर्म्ड, किस पोजिशन पे इमेज बनेगी। देखिए प्लेन मिरर के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर शुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब ये कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। और नंबर 2 बात कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है बिल्कुल उसी के ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट इमेज भी होना चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन बी जो है मुझे नज़र आ रहा है कि जिसके अंदर इमेज जो है जस्ट ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ठीक है जी, देख लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इमेज जस्ट ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ। देखिए इसका सी का भी डिस्टेंस बराबर है, इसके सी का डिस्टेंस जो है वो डी इक्वल है, बट ये जस्ट ऑपोजिट नहीं है ऑब्जेक्ट किसके, इमेज के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो सी भी रॉन्ग हो गया, डी का भी डिस्टेंस इक्वल है बट ऑपोजिट नहीं है, ए तो बिल्कुल प्लेन मिरर के ऊपर रखा हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और पोजीशन जस्ट ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है 20 लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एज शोन। द मिरर कैन बी रोटेटेड about an axis into the page through point x। देखिए x के ऊपर इसने पेविट लगा दिया है, दिस इज अ पेविट, फिक्स पॉइंट कर दिया इसको। ओके, अब ये कह क्या रहा है, द मिरर इज रोटेटेड अंटिल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ। देखिए अभी जो लाइट आ रही होगी वो आके यहाँ से इस पर हिट कर रही होगी, इंसिडेंट हो रही होगी, और इसके बाद यहाँ बाउंस बैक इधर हो रही होगी, है ना। एंगल आई और एंगल आर सेम होगा, दिस विल बी एंगल आई और ये एंगल आर होगा। ठीक है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। बट वो ये नहीं बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई अब इस मिरर के साथ हम क्या छेड़छाड़ करें कि हम एक ऐसा सिस्टम बना दें जिसके अंदर रे ऑफ लाइट जैसे आई है वैसे ही वापस भी चली जाए उसी रास्ते पे। तो देखिए जब भी कोई लाइट परपेंडिकुलर टू द
प्लेन यानी कि मिरर से स्ट्राइक करती है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो हमेशा उसी पाथ पे बाउंस बैक हो जाती है जिससे आई थी। ठीक है, तो इस मिरर को बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द रे होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई हमारे पास जो हमने काम करना है। अब जनाब करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा हमने कि इस मिरर को हमने बिल्कुल वर्टिकल करना पड़ेगा, लाइक दिस वर्टिकल, इस तरह से बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए मिरर। ठीक है, जब ये मिरर वर्टिकल हो जाएगा तब ये रे ऑफ लाइट बाउंस बैक हो जाएगी सेम पाथ के ऊपर। अब देखिए, अब इसको हमने इस डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा, किसको, मिरर को। और कितना एंगल लेके जाना पड़ेगा ये हम चेक कर लेते। देखिए ये 90 डिग्री बन गया होगा, ये 45 है, तो ये एंगल भी 45 आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि जब हम ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई है आपके पास। ये आपके पास मिरर लगा हुआ है, ये आपके पास एंगल मिरर का पहले था, जो इनिशियल एंगल आपके पास पुराना 45 डिग्री था, ये 90 पर आया, तो जब 90 माइनस 45 किया तो मुझे ये वाला एंगल पे आ गया जो 45 होगा। अब इसको 45 डिग्री मुझे रोटेट करना है, वो भी क्लॉकवाइज। देखिए अब मुझे क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, तब ये वर्टिकल हो जाएगा बिल्कुल। तो अब मैंने यहाँ ऑप्शन चेक कर लेना है कि क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। यस, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है जी, 20 डन हो गया हमारे पास। देखिए आसान एमसीक्यूज़ होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं, बस थोड़ी सी आपके पास कितनी नॉलेज है आपके पास उस चैप्टर की जिस चैप्टर से इसको दिया गया है, ताकि आपको ईज़िली उसके आंसर तक पहुंच सके। बट है आसान चीज़ें। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ 21। अ रे ऑफ लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन अ प्लास्टिक ब्लॉक इन एयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेन प्लास्टिक इज एन, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, एंगल आई भी गिवन है। द लाइट रे रिफ्लेक्ट्स अलॉन्ग द प्लास्टिक एयर बाउंड्री व्हेन इट रीचेज एक्स। ओके, फिर एक्स पर जाती है, फिर वापस बाहर निकल जाती है। आगे सामने की लंबी चौड़ी बात की है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हम पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन इज विच इक्वेशन इज करेक्ट, हमने बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। देखिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन दिया हुआ है, हमें एंगल आई दिया हुआ है इंसिडेंट एंगल, एंगल आर भी दिया हुआ है, वो जी एंगल आर ये रहा, दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आई। ठीक है, तो हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू द साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। ठीक है जी, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ, इंडेक्स तो मैंने यहाँ पर एन लिख दिया, साइन आई मुझे नहीं दिया हुआ, लिहाजा साइन आई को भी साइन आई से रिप्लेस कर दूंगा। एंगल आर इज गिवन विच इज साइन 49 बन जाएगा, 41 सॉरी नॉट 49। ठीक है जी, अब देखिए मेरे पास ऑप्शन ए बी सी डी बहुत सारे लिखे हुए हैं, बहुत तरीके के आंसर्स होंगे। अब चेक करना है कौन सा आंसर बेस्ट सूट कर रहा है इसके ऊपर। अब देखिए मैं अगर नोटिस करूँ कि सारे आंसर साइन आई से रिलेट हो रहे हैं, साइन आई साइन आई साइन आई इज इक्वल्स टू, तो हमने यहाँ हम भी कोशिश करते हैं साइन आई इज इक्वल्स टू कर लेते हैं। तो जब मैं इस नंबर को साइन 45 को अदर साइड शिफ्ट करूँगा तो साइन आई रह जाएगा, साइन एंगल आई इज इक्वल्स टू एन साइन 41, एन मल्टीप्लाई बाय साइन 41। तो हम चेक कर लेते हैं भाई एन मल्टीप्लाई बाय साइन 41 कहीं लिखा हुआ है, कहीं उसने हमें दी हुई है ऐसी बात। तो हम देखते हैं ऑप्शन सी में कि साइन आई इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय साइन 41। तो ये मेरे पास आंसर आ गया यहाँ से। होपफुली आप लोग को बातें समझ आ रही होंगी। नाउ 22, द डायग्राम शोज वाइट लाइट एंटरिंग अ प्रिज्म। एक वाइट लाइट है, प्रिज्म में एंटर हो रही है। व्हाट हैपेंस एट पॉइंट एक्स एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक्स द स्क्रीन एट पॉइंट सी। देखिए जब रे ऑफ लाइट यहाँ आएगी, इसके ऊपर हिट करेगी, तो होगा ये कि कुछ तो अंदर चली जाएगी यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और कुछ बाउंस बैक हो जाएगी यानी कि डिस्पर्स हो जाएगी। हाँ भाई ऐसे ही होगा ना, टोटल तो नहीं चली जाएगी अंदर कि पूरी की पूरी पास थ्रू हो जाए। कुछ जाहिर से तो कुछ ना कुछ मटेरियल की उसकी डेंसिटी होगी, उस डेंसिटी की वजह से प्रिज्म की वो बाउंस बैक हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक तो डिस्पर्जन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, एक आपके पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मैंने रिफ्रैक्शन लिख दिया। ठीक है जी, अब
अब मैंने ये तो बात बता दी कि यहाँ क्या हो रहा है। अब मुझे बताना है भाई ये Z पॉइंट पे क्या हो रहा होगा। तो याद रखिए, मेमोराइज कर लीजिए, हमेशा सबसे पहले रेड लाइट जो होती है वो आपकी स्प्लिट होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लो होती है। ओके जी, लाइट वाइट लाइट में सबसे 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 कम फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की होती है और सबसे ज़्यादा वायलेट की होती है। तो पहले आपकी सबसे ज़्यादा पहले ब्रेक जो होती है वो रेड होती है और सबसे आखिर में जो होती है वो वायलेट होती है। तो हम चेक कर लेते हैं भाई, ए और डी तो कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें जस्ट रिफ्रैक्शन था। बी सी में से एक सही हो सकता है, तो हमने बी में डिस्पर्जन है रिफ्रैक्शन देखा, और रेड लाइट यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है जी, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, कोई इतना ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना था। क्वेश्चन नंबर 23, विच रो नेम्स a region of the electromagnetic spectrum with a wavelength longer than that of the visible light and the region with a frequency that is greater than the visible light। देखिए जी, हमने बताना है वो कौन सा रीजन है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वेव लेंथ लॉन्गर है। हमने पहले वेव लेंथ लॉन्गर बतानी है, और हमने बतानी है कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर, ये भी बतानी है। वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी का गेम है जो चलाना है, और किसके साथ खेलना है, विजिबल लाइट के साथ। तो भाई हम एक लाइट बना लेते हैं, विजिबल लाइट को। विजिबल लाइट हमने यहाँ पर एक छोटी सी बॉक्स में बना ली, ये विजिबल लाइट है, मैंने यहाँ पर लाइट लिख दिया। लाइट के पास सबसे पहले आती है रेड लाइट, सही है, पहले पहला, और यहाँ पर वायलेट आती है, वायलेट। अब जनाब आली, इस तरफ इस तरफ इस तरफ होता ये है कि हमारे पास लाइट के बाद वॉयलेट जो होती है, फिर वॉयलेट के बाद एक्स रेज होती है, फिर आपके पास फिर उसके बाद आपके पास गैमा रेज होती हैं, फिर से रेड होती है, रेड के साथ जो होती है इंफ्रा रेड होती है, फिर आपके पास माइक्रोवेव्स होती है, और आपके पास रेडियो वेव्स होती है। लेकिन हम जो बात करना चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वॉयलेट के बाद वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होती है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है जी, और इस तरफ अगर हम नीचे आते जाते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ अगर डिक्रीज हो रही होती है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कहाँ हो रही थी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी। माजरत चाहता हूँ आप लोग से, इस तरफ याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है, और वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, छोटी वेवलेंथ हो जाती है। इस जगह फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही होती है, फ्रीक्वेंसी एफ, और वेवलेंथ जो हो रही होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, लैम्डा इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं कि अब रेड के बाद जो आता है वो आता है इंफ्रारेड। ठीक है, और वायलेट के आगे जो आता है वो अल्ट्रा वायलेट आता है, अब हम चेक देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं, हमें गिवन क्वेश्चन में वेव लेंथ ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ कहाँ पर आ रही है, बड़ी वेवलेंथ। ठीक है, देखिए वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इस रीजन में, हमारे पास इस तरह वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट साइड पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास जो इंफ्रारेड है वो इसकी इंक्रीज हो रही होगी, इंफ्रारेड। तो हम चेक करते हैं इंफ्रारेड कहाँ लिखी हुई है, ये इंफ्रारेड, और एक ही इंफ्रारेड लिखे तो मेरे ख्याल में ऑप्शन ये आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा कि इंफ्रारेड, और इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है वो अल्ट्रा वायलेट की होती है। क्योंकि देखिए आपके पास बाकी और कोई ऑप्शन में इंफ्रारेड है ही नहीं ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जस्ट एक, अगर आप श्योर है एक के ऊपर, तो आपको दूसरा खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगर इंफ्रारेड 2 होते फिर हम चेक करते हैं कि वहाँ पर किसको किसके साथ मैच किया हुआ है। Now next part is sound travels at different speed in different state of matter. Which list give the 3 state of matter arranged in order of the speed and sound from slowest to the fastest?
हमने बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है स्लोएस्ट से फास्टेस्ट किस में होती है। तो याद रखिए सबसे स्लो जो होती है वो गैस में होती है, उससे तेज़ जो होती है वो सॉलिड में होती है, और सॉरी लिक्विड में होती है, और फास्टेस्ट जो होती है वो सॉलिड में होती है। गैस में जो होती है आई थिंक 330 मीटर पर सेकेंड होती है। गैस में लिक्विड में जो होती है आपके पास वो आती है 1500 मीटर पर सेकेंड, और सॉलिड में जो होती है वो आई थिंक 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है जी। तो फास्टेस्ट जो होती है वो सॉलिड में होती है, यानी कि गैस में सबसे कम, तो गैस में सबसे कम, लिक्विड में ज़्यादा, सॉलिड में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है जी। गैस की क्यों वजह क्या होती है? कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, लिहाजा जब साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए टाइम लगता है, वन पार्टिकल टू अनदर जाने के लिए एनर्जी को। सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत करीब होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए, इसलिए वो जल्दी से पास रहती है। और लिक्विड के जो तो इन दोनों के बीच में होते हैं, लिहाजा इतना मसला नहीं है इसका। नाउ नेक्स्ट इज बार मैग्नेट and various non-magnet and demagnetized metal bar are placed in the different arrangement shown. In which arrangement do the bar repel? हमने बताना है, बताइए आपके पास रिपेल किस अरेंजमेंट पे होगा। देखिए रिपेल के लिए तो आप दिमाग में एक बात हज़म कर लीजिए कि जब दोनों मैग्नेट होंगे तभी रिपेल होगा। पहली बात, जब दो मैग्नेट हो और लाइक पोल एक सामने हो आपके पास, लाइक पोल जो हो वो एक दूसरे के क्लोज हो, क्योंकि लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ तो अट्रैक्शन हो जाएगी भाई, यहाँ तो अट्रैक्शन होगी, यहाँ भी अट्रैक्शन होगी। कॉपर, अच्छा कॉपर में तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कॉपर नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ भी अट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर रिपल्जन होगी क्योंकि देखिए से मैग्नेट दो हैं और लाइक पोल है साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, लाइक पोल होना चाहिए, लाइक पोल होना चाहिए और मैग्नेट्स होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास दोनों मैग्नेट होने चाहिए, मैग्नेट्स होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक तरह रटने वाला ही सवाल था, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 26 आ रहा है, आई स्टूडेंट यूजेज अ वुडन क्लैम्प एंड आई स्टैंड टू होल्ड अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया क्लैम्प के साथ। द डायग्राम शोज दैट, अब डायग्राम बनाई हुई हमने, अब हम डायग्राम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देख लेते हैं। भाई दो मैग्नेट लगे हुए यहाँ पर, 2 मैग्नेट्स हैं। इसमें मैग्नेट है और आयरन बार है, और इसके अंदर मैग्नेट है और स्टील बार है। ठीक है जी। इन विच एक्सपेरिमेंट डज द सस्पेंडेड मैग्नेट मूव। अब हमने बताना भाई किस 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 एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट मूव करेगा। तो भाई देखिए यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यहाँ भी मूव करेगा, यहाँ आयरन है लिहाजा मैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ भी मूव करेगा। स्टील बार ये भी मैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ भी मूव करेगा। तो तीनों में मूव करेगा, लिहाजा हमारे पास आंसर जो आ जाएगा AB3, यानी कि 1 2 3 दोनों का। अगर यहाँ पर आयरन की जगह यहाँ पर वो ब्रास रख देता या कॉपर रख देता, ठीक है, तो कॉपर में फिर ये मूव नहीं करता क्योंकि यहाँ पर कॉपर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट इज 27। इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट a plastic rod is rubbed with a cloth. The cloth becomes negatively charged. Which diagram shows the charge on the rod and describe the movement of electron? देखिए अब बोल क्या रहा है कि एक रॉड को एक क्लॉथ के साथ रब किया गया है और नेगेटिवली चार्ज कौन सा हो गया, क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये एक अहम बात है, क्लॉथ के ऊपर चार्ज गैदर हो गए। तो चार्ज जमा कहाँ हुए, क्लॉथ के ऊपर हुए, इसका मतलब है क्लॉथ के ऊपर आए हैं तो रॉड से मूव हुए होंगे। ठीक है, तो अब हमने ये चेक करना है कि जब रॉड से मूव होंगे तो रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो गई होगी, जहाँ से मूव हो जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि नेगेटिव पास हो गए होते हैं, वहाँ से मूव कर चुके थे। तो देखिए सी और डी को तो मैं कट कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर रॉड मुझे नेगेटिवली चार्ज नज़र आ रही है, रॉड को पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, नीचे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द रॉड ऑन द क्लॉथ, इलेक्ट्रॉन रॉड से क्लॉथ पर आ गए। दूसरा देख लेते, प्रोटॉन मूव, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो ऑप्शन ए इज आंसर। ठीक है जी,
आई थिंक समझ आ गई होगी बात यहाँ पर। नेक्स्ट पर आते हैं। ये थोड़े से वो क्वेश्चन है जो ये टॉपिक जो है ना बच्चे थोड़े कम तवज्जो से पढ़ते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्ट लेवल कम होता है उसमें, क्योंकि उन्हें शायद ये मुश्किल लग रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा कहते हैं जाने दो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एमसीक्यूज़ में याद रखिए ज़रूर वो एक आक इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन ज़रूर देता है, यानी कि अगर आपने एक नंबर की आपको ज़रूरत है तो पढ़ लीजिए, और एक नंबर आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता तो जाने दीजिए, कोई मसले की बात नहीं, टेंशन क्या लेनी। नाउ सेकंड 28, ऑब्जेक्ट एक्स इज स्टेशनरी एंड पॉजिटिवली चार्ज। देखिए इसने बोल दिया ये एक्स जो है ये नंबर 1 स्टेशनरी है, पहली बात तो ये कर दी है, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं इन पर ज़रा आपने ध्यान देना है। और पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है जी। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट वाई। अच्छा, अब जब एक वाई से इसको एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, इसको वाई से एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, ये सब बोल दिया क्वेश्चन में कि इसको एक फोर्स फील हो रही है वाई से। अब क्या हो रहा है भाई, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय वाई। अब एरो ने जो एरो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बता रही है जो वाई से प्रोड्यूस हो रही है। नंबर 1 का स्टेट, अच्छा विच स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन एक्स इज करेक्ट। हमने बताना है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो एक्स के ऊपर लग रही है कौन से स्टेटमेंट बता रहे हैं। देखिए पहली बात तो याद रखिए स्टेशनरी पे उसने फोकस किया है, स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज जो होता है उसके ऊपर फोर्स कब एक्सपीरियंस होती है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। पहली बात तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती है। इट मीन्स अगर यहाँ मैग्नेटिक का ऑप्शन आ रहा है तो हम इन दोनों को तो भैया पहले से ही काट देते हैं, कट गए। अब रह गया ए और बी, इसमें से कोई एक सही हो सकता है। अब याद रखिए जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो फील्ड इसी के ऊपर से बनती है, मतलब हमारे पास कुछ इस तरह से फील्ड बनेगी, वो पॉजिटिव चार्ज से बनेगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास इलेक्ट्रॉन या फील्ड आउटवर्ड होती है, ठीक है जी, आउट टू द चार्ज होती है। तो एक बात तो समझ आ गई कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे, सही है भाई। और जब रिपेल करेंगे तो ये किस तरफ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि राइट साइड पे जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं अब क्या है, इट इज़ टूवर्ड्स द राइट बिकॉज इट इज़ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है इट इज़ द लेफ्ट, नहीं जी राइट की तरफ जाना है इसने, तो ये ए ऑप्शन सी आ गया, ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर राइट की तरफ फोर्स लग रही होगी, क्योंकि रिपल्जन हो रहा होगा, सही है जी, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 29 है, द डायग्राम शोज अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट सेल। अच्छा एक बैटरी है भाई, ये भी 1.5 वोल्ट का लगा हुआ है यहाँ पर, ये भी 1.5 वोल्ट की लगी हुई है, ये भी 1.5 वोल्ट की लगी है, बट पैरेलल लगी हुई है, कीप इन माइंड ये पैरेलल लगी हुई है। पैरेलल से वोल्टेज कुछ ऐड नहीं होते हैं, जस्ट यहाँ से भी आउटपुट 1.5 वोल्ट ही आ रहा होगा, ठीक है जी, ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ सेल। देखिए पहले हमने देख लिया भाई सेल कैसे लगे हुए थे, पैरेलल लगे हुए थे, पैरेलल से वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं होता, वोल्टेज सेम रहता है बट कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि अगर ये एक सेल 1 घंटे चल रहा था, एक सेल सिंगल सेल वन सेल अगर आपके पास 1 घंटे चलता है, तो अगर हम 3 सेल लगा देंगे पैरेलल, 3 सेल्स लगा देंगे तो हमारे पास ये 3 आवर्स चलेगा, ठीक है। वोल्टेज आउटपुट 1.5 वोल्ट ही आएगा, ठीक है, बट टाइमिंग बढ़ जाएगी, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लॉन्ग लास्ट होगा कितनी देर तक, 3 टाइम्स ऑफ टाइमिंग उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब चेक कर लेते हैं भाई इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है। ऑप्शन ये कह रहा है द बैटरी कैन सप्लाई अ करंट फॉर अ लॉन्गर टाइम देन अ सिंगल सेल। भाई बात तो इसने पहले ही वो कर दी जो मैंने बताई थी आपको कि बैटरी लंबी चलेगी। चले हम बी और सी और डी को भी देख लेते हैं। द बैटरी कैन सप्लाई एनी EMF ऑफ बैटरी 0 टू, नहीं भाई कोई भी नहीं देगा, ये 1.5 ही देगा आउटपुट। द बैटरी सप्लाई मोर एनर्जी टू
ईच कूलम ऑफ जी, नहीं, एनर्जी ऑफ ईच कूलम जो होता है वो वोल्टेज की ही बात होती है। वोल्टेज जो होता है वो एनर्जी ओवर चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने ये नहीं, फिर क्या कह रहा था, ई एम एफ 4 वोल्ट, जी नहीं, 4 वोल्ट की एनर्जी नहीं निकालेगा, जस्ट इसने वोल्टेज जो है वो 1.5 ही निकालेगा, ठीक है जी। तो ये भी हो गया हमारे पास क्वेश्चन। देखिए सीधी सी चीज़ें, बस आपका कितना कितना अच्छे से आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है, ये सारी बातें से। नाउ 30, a potential divider consists of a light depending resistor LDR and a resistor connected to a 6 volt battery। हमारे पास भाई ये एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है, द आउटपुट इज़ 3 वोल्ट, हमें आउटपुट यानी कि यहाँ से दे दिया है कि आउटपुट यहाँ से 3 वोल्ट आउट हो रहा है, क्या हो गया जी, 3 वोल्ट आउट हो रहा है, 3 वोल्ट आउट हो रहा है। क्या व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, हमने बताना है कि ये एल डी आर की आर कितनी है भाई, ये आर बतानी है। अच्छा, अगर यहाँ से आउटपुट 3 वोल्ट हो रहा है तो इसके ऊपर भी 3 वोल्ट ही आ रहा होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि टोटल सप्लाई 6 वोल्ट की लगी हुई है। और हमेशा याद रखिएगा कि टोटल वोल्टेज जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज के बराबर होता है, यानी टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो अब देखिए जब जब वोल्टेज दोनों तरफ बराबर है, यहाँ भी 3 वोल्ट है, यहाँ भी 3 वोल्ट है, तो मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है भाई ये भी 10,000 ही ये ओम्स की होगी, ठीक है, क्योंकि वोल्ट्स बराबर हैं, वोल्ट्स बराबर हैं तो रेजिस्टेंस भी बराबर होगी। तो हम चेक करते हैं 10,000 है यहाँ पर, यस जी, यहाँ पर 10,000 भी दिया हुआ है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब हम इसकी वर्किंग से देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद है कि पोटेंशियल डिवाइडर बता रहे हैं, तो हमें याद एक कर लेते हैं कि वोल्टेज अपॉन वोल्टेज यानी स्मॉलर वोल्टेज डिवाइडेड बाय लार्जर वोल्टेज इज इक्वल्स टू स्मॉलर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लार्जर रेजिस्टेंस यानी कि आर प्लस 10,000। भाई ये बात समझ में आ गई आप लोग को कि नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ। देखिए इस 3 वोल्ट के ऊपर सिर्फ ये वाली रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने 3 वोल्ट के साथ सिर्फ आर को लिखा है जो एल डी आर की रेजिस्टेंस है। 6 वोल्ट के ऊपर ये पूरी रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस इफेक्ट कर रही हैं, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल से पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस 10,000 आ जाएगा इधर, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा 6R, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3R प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 6R, ठीक है जी। अब हम इसको आर को शिफ्ट कर देते हैं, सो 30,000 इज इक्वल्स टू 6R माइनस 3R। फर्दर सॉल्व करते हैं, 30,000 इज इक्वल्स टू 3R और R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 3 और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R इज इक्वल्स टू 10,000 ओम्स। आ गया हमारे पास वही फॉर्मूला जो यहाँ था। हम पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको, और नॉर्मल फॉर्मूले से भी, यानी कि हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। अब आपने खुद सोचना है कि आपने कॉमन सेंस चलाना है या आपने फॉर्मूला चलाना है। नाउ 31 4 MCQs रह गई हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सप्लेनेशन देनी है। अच्छा, 3 स्टूडेंट्स ईच सजेस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायरिंग लैम्प इन पैरेलल रादर देन इन सीरीज़। देखिए भाई 3 स्टूडेंट हैं, वो कुछ बातें बता रहे हैं कि अगर हम सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, पैरेलल में लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। चले देख लेते भाई। स्टूडेंट 1 बोलता है इफ़ वन लैम्प इज़ ब्रेक, कहता है भाई अगर हम पैरेलल लगाएंगे तो अगर एक लैम्प ख़राब हो जाता है तो बाकी 2 तो चलते रहेंगे। सही है भाई, ऐसे ही होता है। दूसरा बच्चा क्या बोलता है, द लैम्प कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ सेपरेटली। भाई हर लैम्प को अलग अलग ऑन ऑफ किया जा सकता है। यहाँ जी ये भी हो सकता है कि तीनों लैम्प पे हम अलग अलग बटन लगा दें, ऑन ऑफ स्विच। फिर कह रहा है स्टूडेंट 3 ये बोलता है द पोटेंशियल डिवाइड डी, यानी कि मतलब वोल्टेज ड्रॉप पी डी जो है अक्रॉस ईच लैम्प इज़ इक्वल टू द पी डी अक्रॉस द सप्लाई। और फिर ये बोला भाई हर लैंप के ऊपर जो पीडी होगा वो सप्लाई की पीडी के बराबर होगा। विच स्टूडेंट आर करेक्ट। अब हमने बताया कितने करेक्ट है। हम जो है इस तरह से जल्दी से एक मुलायजा फरमा लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है। भाई एक लैंप यहाँ लगा हुआ है, मैं कहाँ लगाऊँ इसको, लैंप को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज़ लैंप नंबर 1 ये लगा हुआ है मेरे पास, ठीक है जी, ये यहाँ गए। लैंप नंबर 2 यहाँ लगा हुआ है, कहाँ गया भाई, ये लैंप नंबर 2 यहाँ लगा दिया।
और लैंप नंबर 3 यहाँ लगा हुआ है, ठीक है जी, ये लगा हुआ है। और ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो हमने इसको पैरेलल में ही लगा लेना है। ये पैरेलल लग गया, वोल्टेज इन यहाँ से आया, वी अंदर आया, और वोल्टेज आउट यहाँ से हो गया, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ। देखिए पहला स्टूडेंट ये बोल रहा था भाई अगर एक ख़राब हो जाए, फॉर एग्जांपल ये आपका बैड है, ये आपके पास फ्यूज़ हो गया, ये बैड हो गया, तो भाई ये दोनों तो जलते रहेंगे ना, रेस्ट ऑफ टू से जलते रहेंगे। हाँ भाई बात तो सही है, चलिए जी ये तो हो गया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, लैंप को अलग अलग स्विच, ठीक है भाई, एक स्विच यहाँ लगा देते हैं, एक स्विच यहाँ लगा देते हैं, एक स्विच यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, बात सही हो जाएगी। हाँ भाई तीनों चलेंगे, आप इसको ऑफ कर देना, बाकी दो चलते रहेंगे। आप बीच वाले को ऑफ कर देना, बाकी चलते रहेंगे। आप बिल्कुल बॉटम वाले को ऑफ कर देना, बाकी चलते रहेंगे। या सारे ऑफ कर देना या तीनों ऑफ कर देना, आपकी मर्जी, आपने चलाना है नहीं चलाना आपकी चीज़ है भाई। ओके, ये बात भी इसने सही बोली है। फिर ये बोल रहा है कि भाई थर्ड वाला ये बोल रहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। देखिए पैरेलल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वी अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ठीक है। मतलब अगर v यहाँ से n होगा तो यहाँ भी v आएगा, यहाँ भी v आएगा, यहाँ भी v आएगा। आसान अल्फाज में अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट आ रहा है तो इसके पास भी 1.5 वोल्ट ही आएगा, इसके पास भी 1.5 वोल्ट ही आएगा, इसके पास भी 1.5 वोल्ट ही आएगा। क्योंकि पैरेलल की प्रॉपर्टी ये होती है कि करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम नहीं होता, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम होता है। सीरीज़ की प्रॉपर्टी क्या होती है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम नहीं होता, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम होता है, उल्टी हो जाती है प्रॉपर्टी। तो भाई ए बी सी तीनों ने एक ही बात सही बोली है, तो हम यहाँ पर तीनों को कह देंगे सही बोल रहे हैं, ठीक है जी, हो गया ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन वायर एक्स वाई इज मूव्ड डाउनवर्ड between the pole of the stationary magnet and EMF is produced across x and y। ठीक है, ये कह रहा है अगर इस वायर को नीचे की तरफ लेके चले जाएं, ये मैग्नेट स्टेशनरी है, ठीक है, तो भाई इसके अंदर एक करंट जाना शुरू हो जाता है, एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है, EMF जनरेट हो जाएगा जब आप इसको डाउनवर्ड लेके जाते हैं। विच एक्शन प्रोड्यूस एन EMF अक्रॉस एक्स एंड वाई इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये कह रहा है भाई EMF तो इस डायरेक्शन में जा रहा था ना, ठीक है जी। अब वो चाह ये रहा कि भाई अब EMF में इस डायरेक्शन में लेकर आ जाऊँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में EMF, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुलाहिजा फरमाते हैं। मूव बोथ द वायर एंड द मैग्नेट अपवर्ड एट द सेम टाइम। भाई देखिए दोनों को अगर ऊपर एक सेम टाइम रखेंगे दोनों स्टेशनरी ही रहेंगे, कोई मूव करता हुआ नहीं नजर आएगा। जितना वायर ऊपर जाएगा उतने मैग्नेट ऊपर जाएगा, तो कंडीशन तो स्टेशनरी की ही बन जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा सिवाय वक्त ज़ाया करने के। अच्छा, बी पार्ट है द वायर इज केप्ट स्टेशनरी। अब वायर को एक जगह रख दो एंड मैग्नेट इज मूव अपवर्ड। अगर मैग्नेट को अपवर्ड मूव करेंगे और वायर को स्टेशनरी कर देंगे, ठीक है, तो होगा क्या, अब चेक कर लेते हैं। जब मैग्नेट को आप अपवर्ड मूव करेंगे तो वायर डाउनवर्ड मूव हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन देखिए ऊपर वाले केस में क्या किया था, वायर को डाउनवर्ड ही मूव किया था, ठीक है ना, मूव डाउन। जब वायर को डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इस केस में डाउनवर्ड ही मूव हो रहा है, लिहाजा EMF तो वही होगी जो पहले मिल रही थी राइट साइड पे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड थोड़ी मिलेगी। तो ये भी गलत हो गया। बात ऊपर वाली बात जो हमारे पास क्वेश्चन हो रहा है वही बात इसने यहाँ पर कर दी है, बट इसने एक चीज़ को वायर को रोक दिया, मैग्नेट को ऊपर किया, तो वायर तो डाउनवर्ड ही जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द वायर इज मूव डाउनवर्ड एंड द मैग्नेट इज मूव अपवर्ड। अब वायर को डाउनवर्ड कर रहा है, मैग्नेट को मूव अपवर्ड कर रहा है, तो भाई ये भी तो वही बात कर रहा है। तो अगेन वायर डाउनवर्ड ही जा रहा है, मैग्नेट अपवर्ड ही जा रहा है, तो अगेन बात है तो वो नीचे ही जा रहा है। मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ वायर चेंज नहीं हो रही, अभी भी डाउनवर्ड ही हो रही है, डायरेक्शन वायर अपवर्ड होनी चाहिए। द वायर इज मूव्ड अप एंड द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी। जी हाँ, अब आइए बात इसने सही वाली बोली कि वायर को ऊपर मूव करना शुरू कर दो। जब वायर को डाउन मूव कर रहे थे तो करंट फॉरवर्ड जा रहा था, वायर को अप मूव कर दोगे करंट बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन से आपकी वायर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन AC वोल्टेज इज डिस्प्लेड ऑन एन ऑसिलोस्कोप स्क्रीन। द वाई गेन इज सेट एट 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखिए अब हमने वाई गेन को किस पे सेट कर दिया, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा।
व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज के बता रहे हैं, तो हम पहले इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन से भाई ये कितना ऊपर जा रहा है, मुझे 2 ब्लॉक यानी कि 1 एंड 2 ब्लॉक्स ऊपर जा रहा है। ये 1 ब्लॉक एंड 2 ब्लॉक ऊपर गया। तो 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट किया 2 वोल्ट को, 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है 2 वोल्ट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो हम देख लेते हैं भाई 4 वोल्ट कहाँ पर है, ये 4 वोल्ट। काफ़ी आसान सा सवाल था, ज़्यादा अकल नहीं लगानी थी। नेक्स्ट पार्ट है द रिजल्ट ऑफ अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो दैट अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मैटर इन एन एटम। भाई एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो आपके पास सिलेबस में है, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में जो एटॉमिक मॉडल पेश किया गया था, उसके ऊपर क्या किया था, उसने एक गोल्ड फॉयल था, उसके ऊपर बहुत छोटा सा मैटर था, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की थी, और फिर उसने कुछ कंक्लूजन निकाला था। और कंक्लूजन निकालने के बाद उसने वो दिया था, वो पूरी डिटेल है, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास सिलेबस बुक में होगा। बट हमसे जो पूछ रहा है वो ये नहीं पूछा, हमसे व्हाट इज़ स्कैटर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। कौन सी चीज़ थी जो स्कैटर्ड हुई थी। तो स्कैटर्ड जो हुई थी भाई अल्फ़ा पार्टिकल की उसने बम्बार्टमेंट की थी, तो अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किया था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है जी। स्कैटर्ड अल्फ़ा पार्टिकल हुआ था। Number 35, atom P and Q are isotopes of the same element. How does the composition of atom of P compared with the composition of an atom of Q? P और Q आइसोटोप से हमने इसकी कंपोजिशन पर बात करनी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखिए आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, बट क्या सेम आपके पास मास नंबर सेम होता है, लेकिन 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 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन सेम न्यूट्रॉन डिफरेंट। तो ऑप्शन सी जो है आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियॉन नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पर आ जाते जल्दी से। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एमिट an alpha particle, how do the proton number and nucleon number change। देखिए अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो 4 और 2 की कॉम्बिनेशन पर होते हैं, यानी न्यूक्लियॉन नंबर से 4 कम होते हैं और प्रोटॉन नंबर से 2 कम होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं भाई, प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय 2 और न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज बाय 4। तो भाई ये हो गया आंसर, ठीक है जी। हाँ ओके, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं जल्दी से। 35 के बाद 36 आ रहा है, 36 के बाद 37 पर आ जाते हैं हम लोग। 37 में हमारे पास क्या है, 37 द डायग्राम शोज हाउ द थिकनेस ऑफ पेपर इज मेजर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं भाई, इफ़ द शीट इज़ टू थिक। पेपर बनाने में अगर आपकी शीट बहुत थिक है, फ्यूअर बीटा पार्टिकल कैन रीच द डिटेक्टर। बहुत कम बीटा पार्टिकल हैं जो डिटेक्टर तक पहुंच पाते हैं। वाई आर बीटा पार्टिकल यूज फॉर दिस पर्पस। भाई ये बताइए कि ये काम करने के लिए बीटा पार्टिकल क्यों यूज़ किया। अल्फ़ा कर लेते यार या गैमा कर लेते, क्यों बीटा के ऊपर क्यों उन्होंने जोर दिया। तो भाई अल्फ़ा पार्टिकल आर ऑल स्टॉप्ड बाय द पेपर। हाँ भाई अल्फ़ा तो पूरी की पूरी पेपर से रुक जाती है। अल्फ़ा की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत वीक होती है, लिहाजा या पीस ऑफ पेपर भी उसको स्टॉप कर देता है। भाई बात तो इसने सही लिखी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता ये आंसर होगा कि नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल मेक द पेपर रेडियो एक्टिव। नहीं भैया क्या हो गया, रेडियो एक्टिव कहाँ से, अस्तगफुरुल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं ये बैठ के, ठीक है। रेडियो एक्टिव नहीं करते हैं उसको, वो तो खुद ही नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। गैमा रेडिएशन इज़ ऑल स्टॉप्ड बाय द पेपर। ओफो ये तो अजीब अजीब तो झटके दे रहे हैं, ठीक है। गैमा पार्टिकल जो है, गैमा पार्टिकल भाई पेपर से नहीं रुकते हैं। गैमा पार्टिकल तो किसी से भी नहीं रुकते हैं, वो तो बस मस्त मौला होते हैं, बस घूमते रहते हैं, हर चीज़ से पास थ्रू हो जाते हैं। गैमा रेडिएशन इज़ ओनली प्रोड्यूस बाय सोर्स विद अ शॉर्ट हाफ लाइफ। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो लॉन्ग हाफ लाइफ सोर्स से भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 38 पर। अ सैम्पल ऑफ ट्रीटियम हैज़ अ मास ऑफ 32 ग्राम, ठीक है जी। एक सैंपल है उसका 32 ग्राम आपको मिलीग्राम गिवन है। अच्छा अभी ट्रीटियम हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 12 ईयर। भाई 12 साल के बाद ये ट्रीटियम हाफ हो जाता है, हाफ लाइफ पे पहुंच जाता है। हाउ मच ऑफ द सैंपल ऑफ ट्रीटियम डिकेज इन 36 ईयर्स। हमने बताना है 36 ईयर्स में कितना ट्रीटियम
ख़त्म हो जाएगा, डिके हो जाएगा। तो हमने पहले चेक करना है कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कितनी आती हैं। तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हम देखेंगे, हाफ लाइफ्स तो हमारे पास 36 ईयर्स तक ये चल रहा है और एक हाफ लाइफ के लिए 12 साल लग जाते हैं भाई। हमने इसको कैंसिल किया तो 3 हाफ लाइफ्स आ गई यहाँ पर, ठीक है जी। 3 हाफ लाइफ्स मिलेंगी इसको 36 ईयर तक गुजरने में। तो भाई ये स्टार्ट हो रहा है 32 से। आसान वाला मेथड कर लेते हैं, इसको पहली हाफ लाइफ देते हैं, आधा कर देते हैं। तो जब मैंने इसको हाफ किया तो मेरे पास आ गया कितना, 16। फिर हमने एक और हाफ लाइफ कर दी इसकी, चलिए भाई अब कितना आ गया, 8 आ गया। एक और हाफ लाइफ कर दी भाई, थर्ड हाफ लाइफ भी करनी है, तो अब कितना आ गया, 4 मिलीग्राम आ गया। भाई ये तो वो है जो 3 हाफ लाइफ के बाद बच गया। हमसे वो ये थोड़ी बोल रहा है कि बच गया, हमसे बोल रहा है भाई कितना ख़त्म हो गया। तो भाई स्टार्ट कितना हुआ था, 32 मिलीग्राम से स्टार्ट हुआ था, बच गया कितना, 4 मिलीग्राम बच गया। तो ख़त्म कितना हो गया, 28 मिलीग्राम जो वेस्ट हो गया, जो यूज्ड हो गया इस हाफ लाइफ के साथ जाते जाते। तो हमने चेक करना है भाई 28 मिलीग्राम कहीं है, यस ऑप्शन डी मुझे दिया हुआ है, ये मेरा आंसर आ गया। हो शुक्र हम लोग 39 40 तक पहुंच गए हैं। तो अब देखते हैं 39, इट टेक्स 27 डेज फॉर द मून टू ऑर्बिट द अर्थ। देखिए ये आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स, इन्होंने स्पेस फिजिक्स ऐड की है आपके पास, आई थिंक लास्ट ईयर से ऐड हुई है, तो इसका क्वेश्चन उन्होंने दिया है। अब इसके ज़्यादा एमसीक्यूज आपको नहीं मिलेंगे, बट आप उसके टॉपिक को अच्छी तरह से गो थ्रू करिए, पढ़िए, समझिए, ताकि आपको उसके बारे में कुछ बातें पता चल जाएँ। तो ये कह रहे भाई मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है और उसको ऑर्बिट करने में 27 डेज लग जाते हैं, एक चक्कर करने में। द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द मून्स ऑर्बिट इज, हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट दे दिया गया है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द मून, हमें स्पीड निकालने को बोल रहा है। भाई स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है, फॉर्मूला तो हमें पता है। अब थोड़ा सा हम आगे चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, ये मुलाहिजा फरमाइए। तो देखिए ये आपके पास अर्थ है और यहाँ कहीं मून बेचारा इसके सराउंडिंग में रोटेट कर रहा है, ठीक है। द रेडियस ऑफ अर्थ एंड मून इज कितना आपको गिवन है, आर। जब अर्थ पूरा कंप्लीट एक साइकिल करेगा, सॉरी मून एक साइकिल अराउंड द अर्थ करेगा, तो वो एक चक्कर जो होगा वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो d जो है डिस्टेंस वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा सरकमफ्रेंस। तो हम ये लिख सकते हैं कि s इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ओवर टाइम। और इस पूरे एक सरकमफ्रेंस में से टाइम कितना लग रहा है, 27 डेज लग रहे हैं, 27 डेज लग रहे हैं। तो डेज को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, सेकंड में, क्योंकि हमें आंसर सब सेकंड में गिवन है। ये देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो हमने सेकंड में करना पड़ेगा। तो सेकंड में करने के लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारे पास, टाइम जो होगा पूरा एक साइकिल के लिए कैपिटल टी से मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्पीड इज इक्वल्स टू 2πr, ये है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। और टाइम जो हो जाएगा 27 डेज मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। सही जी, मैंने इसको सेकंड तक कन्वर्ट कर लिया। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे जाकर, नीचे जहाँ दिखा देता हूँ आपको। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन 3.8 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय टाइम। मुझे यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आपको मैंने यहाँ लिख दिया है। कैलकुलेटर उठा लीजिए और ये सारी कैलकुलेशन कर लीजिए। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो 1000 मीटर पर सेकंड आ रहा होगा। आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि हमने किस तरह सॉल्व किया है। ये डिस्टेंस आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। चले मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा ये भी पता चल जाए, वरना आप लोग बोलेंगे सर ने करवाया लेकिन दिखाया नहीं, क्या किया सर, कहाँ से ले आए घुमा फिरा कर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3.8 इंटू 10⁸ में ये लिख देता हूँ, इसको डिवाइड बाय 7 भी कर दूंगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3.8 एक्सपोनेंट 8
ठीक है जी, ये आ गया। डिवाइडेड बाय मैंने इसको कर दिया 7 से, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा भाई s इज इक्वस टू, ये जो लिखा हुआ है आपके पास ऊपर ये आ रहा है, मैं इसका एक्सपोनेंशियल लिख देता हूँ, तो 2.38 लिख देता हूँ, 2.38 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू द पावर 9 मेरे पास यहाँ आ गया। ठीक है जी, और अब डिनोमिनेटर में भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास ये आ रहा है 27 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास आंसर आ गया। इसको भी मैं एक्सप्लेन में लिख देता हूँ, 2.33 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ 2.38 को डिवाइड कर देते हैं 2.33 से। ठीक है जी, तो हम करते हैं 2.38 को डिवाइड कर देते हैं 2.33 से, तो मेरे पास आंसर आता है 1. s इज इक्वल्स टू 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 माइनस 6 लिख देता हूँ, क्योंकि इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व कर लिया डायरेक्ट। तो मेरे पास आ जाएगा 1.02 इंटू 10 टू द पावर 3, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आई थिंक ये 1021 यानी कि 1000 मीटर पर सेकंड के करीब होगी। तो भाई देखिए मुझे यहाँ नज़र आ गया 1000 मीटर पर सेकंड, तो मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया। तो अब मैं ये काम करता हूँ, 1000 अप्रॉक्सीमेट बन जाता है ये, तो मेरे पास ये जो आंसर आ रहा था मीटर पर सेकंड में, ये मेरे पास ऑप्शन 2 में बी में नज़र आ रहा है। Now last part, what is the nuclear reaction that take place in stable star? हमने स्टार के अंदर बताना है कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है। तो ये देखिए याद रखिएगा, चलो पढ़ लेते हैं। फिजन तो होता ही नहीं है, फिजन तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा होता है। ठीक है जी, ये तो भाई बात ख़त्म हो गई। अब आता है COD, फ्यूजन ऑफ हीलियम टू हाइड्रोजन। नहीं जी, हीलियम से हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन से हीलियम बन रही होती है। आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो होते हैं वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये मेरे पास हो गया आंसर। ठीक है जी, स्टार्स में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स फ्यूज़ हो रहे होते हैं और हीलियम बना रहे होते हैं। तो दिस पेपर इज़ डन, होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सून, एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।